हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बर्डवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम सब प्राचीन भारत के इतिहास के एक ऐसे कालखंड के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ प्राचीन भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से बल्कि पूरे भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस काल में जन्म लेने वाली ऐसी कई प्रवृत्तियां थी जिसने परवर्ती कालीन भारत के इतिहास को गहरे अर्थों में प्रभावित किया, चाहे वह कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो प्रशासन के क्षेत्र में हो, चाहे साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से हो, चाहे फिर वो भारत के एकीकरण के दृष्टिकोण से हो। यह अपने आप में इस ऐसी कई बातों के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसलिए यह काल प्राचीन भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जो है अपनी महत्वपूर्ण दखल रखता है और इसलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो आज के इस क्लास में हम सब इस काल का एक परिचयात्मक जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे, यानी कि इसमें हर बात का डिटेल में विवेचन ना होकर बल्कि हम मोटे तौर पे इस युग के संबंध में जो जानकारी होनी चाहिए, जो समझ होनी चाहिए, वास्तव में उसको विकसित करने की कोशिश करेंगे। और हमेशा से देखिए, हमारी जो भी क्लास रही है और जब भी आपने हमारे क्लास में ऑफलाइन क्लास में बैठकर जब हमारी क्लास को आप लेते थे तो निश्चित रूप से आपको समझ में इस बात की जानकारी या कह सकते हैं ऐसी बात आपको समझ में आती थी कि हमने पूरे तौर पे जो है केवल फैक्ट्स, केवल तथ्यात्मक विश्लेषण नहीं किया बल्कि जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणात्मक समझ है एक छात्र में होनी चाहिए, वो हमने विकसित करने की कोशिश की। और आप इस बात को समझिए कि अभी नई शिक्षा नीति लाने की जो बात हो रही है, ठीक है, जो प्रस्तावित किए गए, जिसका अधिनियम बनना अभी जो है बाकी है, उसमें इसी बात पर जोर दिया गया कि वास्तव में हमें क्या करना है कि किसी भी काल के तथ्यों से ज्यादा हमें उसका एक विश्लेषणात्मक जानकारी, और ये इसलिए ताकि हम उसको समझ सके। हमारे जो मन मस्तिष्क है वो केवल सूचनाओं का भंडार नहीं होना चाहिए बल्कि हमें उन सूचनाओं से जो जानकारियां मिलती है, जो समझ विकसित होनी चाहिए, उसको हमें विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज के इस क्लास में मैं पहली जो कह सकते हैं कि जो हमारी कोशिश हमेशा से रहती है कि उस चैप्टर के संबंध में एक प्रारंभिक परिचयात्मक जानकारी देना, ठीक है। तो देखिए, हमने यहां पे जो बैनर बनाया है, ठीक है, यहां पे ये आईएएस और पीसीएस जो है, ये ध्यान रखना है कि ये जो क्लासेस है ना, इस तरह के क्लासेस जो होते हैं वो आईएएस और पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम भले ही हम नाम दे देते हैं, लेकिन ये जो क्लास होता है इसके हर प्रतियोगी परीक्षा में इसकी जरूरत होती है। इवन के यूनिवर्सिटीज के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें, यानी कि इतिहास जहां जहां पर होगा, जहां जहां पर सवाल पूछे जाएंगे इतिहास से संबंधित है, हमारे क्लासेस जो है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, ठीक है। इसलिए आप इस बात को बेहतर तरीके से समझिए, ठीक है। वक्त जो है उसको भूल जाइए। आप ये मत सोचिए अभी क्या वैकेंसी जा रही है, क्या जो है जानकारी, मतलब कह सकते हैं कि रोजगार के संबंध में, लेकिन रोजगार के साथ साथ आपको भारतीय विषय का एक जो है कह सकते हैं सामान्य समझ तो होनी ही चाहिए। बाद में देखा जाएगा, जो सिचुएशन रहेगा उसके हिसाब से काम किया जाएगा, लेकिन अभी हमारे वर्ष की जो बात है, वर्ष की बात यह है कि हमें अपनी तैयारी जो है वो जारी रखनी है। तो जारी रखनी है और जब वैकेंसीज आएंगे तो स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट वाली बात है। फिर आप तुरंत जो है वो क्या है कि स्ट्राइक करेंगे अपने ज्ञान के साथ और फिर आपका सिलेक्शन जो है वो क्या है कि होना ही होना है, ठीक है। तो आप सब जो है वो क्या है कि सीरियसली इसको टैकल करिए और खूब ध्यान से, खूब मन लगाकर जो है आप क्या है कि पढ़ाई करिए, ठीक है। तो देखिए, यहां पर हमने जो बनाया है वो क्या है, सामान्य अध्ययन प्राचीन भारत का इतिहास है, मौर्यकाल एक परिचय, ठीक है। और बैकग्राउंड में जो नक्शा लगा हुआ है ना, ये मैप वास्तव में जो है वो क्या है कि ये प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्यकाल का कितना एक्सपेंशन हुआ था, भारतीय उपमहाद्वीप के वो कौन कौन से क्षेत्र थे जहां पर मौर्यकालीन शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, इसकी जो है वो क्या है कि एक मैप लगी हुई है जिसके बारे में आगे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। देखिए, यही है वास्तव में मौर्य काल का जो है पिक्चर। इसके थ्रू जो है मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि प्राचीन भारत के इतिहास का ये कह सकते हैं कि मौर्य काल पहला ऐसा काल था
जबकि हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जो साम्राज्य था वो अपनी प्राकृतिक सीमा को प्राप्त किया था। जब हम प्राकृतिक सीमा की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मैक्सिमम जितना एक्सपेंशन हो सकता था भारत के में मगध साम्राज्य का, उतना एक्सपेंशन हुआ। और कह सकते हैं कि हर्यक वंश के शासकों के काल में, विशेषकर बिंबिसार के शासनकाल से जो मगध साम्राज्य के विस्तार की प्रक्रिया की जो शुरुआत हुई थी वो अशोक के कलिंग विजय के साथ पूरा हुआ। यानी कि मौर्य काल प्राचीन भारत के इतिहास का एक ऐसा काल है जिस काल में साम्राज्य विस्तार की जिस प्रक्रिया की शुरुआत जो है बिंबिसार के यानी हर्यक वंश के शासकों के समय में हुआ, उसने अपनी पूर्णता प्राप्त की। पूरे भारत को एक शासन सूत्र के अंतर्गत जो है जोड़ा गया। सबसे बड़ी बात क्या है कि ना सिर्फ साम्राज्य बड़ा था बल्कि उस पर मौर्यकालीन शासकों ने डायरेक्ट शासन स्थापित किया। कोई आज की तरह कोई फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट नहीं था, वहां पे यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था, एकात्मक शासन की व्यवस्था थी, जिसमें ऐसा नहीं था कि वहां पे प्रांत नहीं होते थे, वहां पे जिले नहीं होते थे, सब कुछ होता था, लेकिन वो सब एक प्रकार से किसी संविधान या किसी कानून के तहत जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा नहीं था। वो जो राज्य को शक्तियां थी, जो जिले को शक्तियां मिली थी, वो केंद्र ने दिया था, केंद्र की सरकार ने दिया था। इसलिए केंद्र की सरकार दे सकता था तो केंद्र की सरकार उसे वापस ले भी सकता था। तो यहां पे केंद्र का पूरा जो है वो क्या है कि एक मतलब उसका जो है डोमिनेंस जो है वो क्या है कि अपने राज्यों पर, अपने प्रांत इकाइयों पर जो है वो प्रशासक इकाइयों पर बना रहता था। तो इस काल के शासकों ने मतलब सबसे जो आश्चर्यजनक बात है कि आप यहां पे देखिए ये सुदूर दक्षिण का क्षेत्र है, ठीक है, ये केरल पुत्र, सतीय पुत्र, चोलास जो है, पांड्या, सतीय पुत्र है ना, ये सारे जो राज्य देखिए यहां पे जितने भी आपको ब्राउन कलर का जो स्पेस दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा मौर्य काल का क्षेत्र है। आप इसी से आकलन कर सकते हो कि क्या वास्तव में जो है भारत के इतिहास में ऐसा आज तक की जो है बात करिए मौर्य काल एकमात्र ऐसा काल था जब इतने बड़े क्षेत्र में भारत के शासकों ने शासन किया, भारत के साम्राज्य का विस्तार हुआ। इसके बाद चाहे वो मुगल काल हो, चाहे फिर दिल्ली सल्तनत, चाहे फिर अंग्रेज ही क्यों ना हो, वो इतने विशाल साम्राज्य की स्थापना कभी नहीं कर सका जितना कि मौर्यकालीन शासकों ने किया। और सबसे बड़ी बात कि मौर्यकालीन शासकों ने ना सिर्फ केवल साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि उसने उस पूरे साम्राज्य को, सोचिए इतना बड़ा क्षेत्र हो और जहां पे परिवहन के तीव्र साधन की व्यवस्था ना हो, ट्रेन ना हो, कहीं पे जो है वो क्या है कि कार मोटर्स ना हो, ठीक है, किसी तरह से जो भी है जल मार्ग जो है सबसे प्रचलित साधन था, स्थल मार्ग से भी होता था, लेकिन कोई वाहन जो है जो त्वरित से जो तीव्र चालित वाहन है वो वाहन नहीं था। और इसके बावजूद भी मौर्यकालीन शासकों ने इतने विशाल साम्राज्य को अपने कंट्रोल में रखा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है कि चीज है। और ये मौर्य काल को विशेष बनाता है, मौर्य काल को प्राचीन भारत के इतिहास में एक अलग से जो है वो क्या है कि इसका एक इतिहास को जो है रेखांकित करता है, ठीक है। तो मौर्यकालीन शासकों ने, आप समझ जाइए कि इसके साम्राज्य के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान का क्षेत्र हो गया, वर्तमान समय में अफगानिस्तान का क्षेत्र हो गया, इधर नेपाल है, इधर बांग्लादेश का क्षेत्र है, और ये पूरा हिंदुस्तान। तो भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और साथ में जो है वो क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो क्या है कि मौर्य साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत आता था, ठीक है। और यहां से जो है आप देखिएगा कि ये जो मगध का क्षेत्र था, ठीक है ना, ये जो मगध का क्षेत्र था, ये जो एरिया, यहां से ही पूरे क्षेत्र को जो है शासन, उसका शासन भार को संभाला जाता था। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि मौर्य काल में अगर बिंदुसार के शासनकाल को, ठीक है, अगर बिंदुसार के शासनकाल को छोड़ दिया जाए, जिसके शासनकाल में दिव्यावदान नामक एक ग्रंथ के अनुसार तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था जिसका दमन करने के लिए बिंदुसार का पुत्र अशोक गया था, ठीक है। तो ये तक्षशिला में दिव्यावदान के अनुसार, ये याद रखिएगा, ये जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है ना, इससे सवाल भी जो है पूछा जा चुका है कि किसके शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ, तो बिंदुसार। या बिंदुसार के शासनकाल में कहां पर विद्रोह हुआ, तक्षशिला में। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में होने वाले विद्रोह का शांत किसने किया, किसने उसका दमन किया, तो बिंदुसार के पुत्र अशोक ने किया, ठीक है। तो ये ऐसे सवाल आते हैं, लेकिन इसका अगर कॉन्सेप्चुअली जो है इसका इंपॉर्टेंस को समझा जाए कि ये इंपॉर्टेंस
इंपॉर्टेंस क्या है कि बिंदुसार के काल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। ठीक है, तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो इसमें दो बातें हैं, यानी कि इसका मतलब है कि इसके पहले क्या किसी शासक के समय में हुआ, क्या इसके बाद के किसी शासक के समय में हुआ। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो बिंदुसार और बृहद्रथ जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, उसके काल में जो पुष्यमित्र शुंग ने जो रिवोल्ट किया, उसको यदि छोड़ दिया जाए, ये दो एग्जाम्पल छोड़ दिया जाए, तो पूरे मौर्य काल में ना सिर्फ विशाल साम्राज्य था, प्रशासन बेहतर था, और आप समझ जाए जनता कहीं ना कहीं खुश थी, किसी तरह का कोई रिवोल्ट नहीं हुआ। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह समझना है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में जो रिवोल्ट हुआ, वो रिवोल्ट भी क्यों हुआ। रिवोल्ट में जब अशोक गया ना उसका दमन करने के लिए, तो वहां के लोगों ने, विद्रोहियों ने कहा कि मुझे शासक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, केंद्र में जो हमारी सरकार है उस सरकार से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने जिनको अपना प्रतिनिधि बनाकर यहां पर हमारे ऊपर शासन करने के लिए भेजा है, वास्तव में वही दुष्ट है, वही हमारा उत्पीड़न करते हैं और मुझे उसी से शिकायत है। और फिर अशोक जो युवराज था, उसने जो है उस समय क्या है कि वहां के जो मतलब ऑफिसर्स थे, उसको जो है उसने जो है डांटा या उसको जो है चेतावनी दी, और उसके बाद फिर वहां से जो है वो खस या नेपाल और खस का विजय करने के लिए वो चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है कि इसमें शासक से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो किससे है, वो जो है जो शासक प्रशासक जो वहां पे नियुक्त किया गया उससे हो गया। तो ये भारत के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण काल है, जबकि इतने बड़े काल में, इतने बड़े क्षेत्र में मौर्यकालीन शासकों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, और इतना बड़ा साम्राज्य फिर कभी जो है भारत के इतिहास में नहीं आ सका। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि ये मौर्य काल जो है ना, ये प्राचीन भारत के इतिहास का एक ऐसा काल है जिस काल के साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों उस काल के इतिहास की जानकारी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता की बात की, तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास की जानकारी का कोई साहित्यिक साक्ष्य हमारे पास था? नहीं था। हमने किसके आधार पे, हम सब ने किसके आधार पर उस युग के इतिहास की जानकारी हासिल की, या फिर उस युग का इतिहासकारों ने लिखा? तो इस रूप में लिखा कि उसके विभिन्न पुरास्थलों के उत्खनन से, उसके जो है एक्सकैवेशन से जो एविडेंसेस मिले, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस मिले, एविडेंसेस मिले, उसके आधार पर इतिहास लिखा गया सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का साहित्यिक साक्ष्य नहीं है, जो लिखित साक्ष्य मिले हैं, उसके लिखित साक्ष्य की सबसे बड़ी जो उसकी कमी है, वो कमी यही है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है अनडेसिफर्ड होने की वजह से, अपठनीय होने के कारण यह कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के उपलब्ध लिखित साक्ष्यों का प्रयोग उस काल के इतिहास के निर्माण में हम नहीं कर पाते। जब हम वैदिक काल में आते हैं तो वैदिक काल के साथ ड्रॉबैक क्या है कि वहां पे साहित्यिक साक्ष्य तो है, लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं है, लगभग ना के बराबर है, रिच है ही नहीं, संपन्न, या कह सकते हैं कि वो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जितना बहुतायत में जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलता है, उतना बहुतायत में इस काल में जो है वो नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो ये यानी कि वैदिक काल में साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर इतिहास लिखा गया, पुरातात्विक साक्ष्य, यहां पुरातात्विक साक्ष्य की कमी है, सिंधु घाटी सभ्यता में साहित्यिक साक्ष्य की कमी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब हमने 6th सेंचुरी बीसी बोला, तो जितना भी जैन बौद्ध धर्म के बारे में, 16 महाजनपद के बारे में बताया, उस सब का मोटे तौर पे जो आधार है वो साहित्यिक साक्ष्य है। जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य इसमें विशेषकर महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं। तो ये अपने आप में जो है वो क्या है, यहां पर भी कमी कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं है। लेकिन जब हम मौर्य काल की बात करते हैं तो मौर्य काल प्राचीन भारत के इतिहास का पहला ऐसा काल था जिस काल के साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य एक साथ बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, और उस युग के इतिहास की अपेक्षाकृत कहीं प्रामाणिक जानकारी वो प्रदान कर पाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए क्या होता है कि जिस काल के इतिहास की रचना में साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य बराबर की मात्रा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, उसी काल को तो हम ऐतिहासिक काल कहते हैं ना। और ऐतिहासिक काल यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक युग की अगर हम बात करें तो उस युग को हम ऐतिहासिक काल नहीं कहते हैं, उसको हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। जब हम पाषाण
पाषाण काल की बात करते हैं तो उस काल को हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिकल एज कहते हैं। लेकिन मौर्य काल को हम क्या कहते हैं? मौर्य काल एक दहलीज है, और वो दहलीज है किस युग में प्रवेश करने का? ऐतिहासिक काल में प्रवेश करने का। और क्यों ऐतिहासिक काल कहेंगे? क्योंकि इस काल के इतिहास की जानकारी के साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा कि इस काल में जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि क्या मतलब अगर देखा जाए कि वे दोनों साक्ष्य मिलने लगे तो दोनों साक्ष्य मिलने से प्रामाणिक इतिहास की कैसे जानकारी मिल जाएगी? तो इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल समझिए। इसका एग्जाम्पल ये समझिए कि क्या हुआ कि मेगास्थनीज जो है, ठीक है, अब आप समझिएगा क्या रोल अदा करता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका, आपको मालूम है, ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही मतलब बाद के काल के, जो कि गुप्त काल, आप मान लीजिए गुप्त काल के हेमचंद्र एक प्रसिद्ध जैन विद्वान थे और इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी, परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, अब बात समझिएगा कि ये आप समझिए चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है, उसका जो है वो शासन काल है कहां पे? मगध के क्षेत्र में। ठीक है, मगध में किसका शासन है? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, अब यहां पे देखिए जो ये मेगास्थनीज है, वो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। और ये जो परिशिष्ट पर्वन का लेखक हेमचंद्र है वो किस काल का है? ध्यान रखिएगा, गुप्ता पीरियड का है। यानी कि मौर्य काल के बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड, इसके बाद गुप्त काल आता है, तो करीब करीब 150-200 साल के बाद आता है। यानी ये पूरा मौर्य काल खत्म हो चुका था, इसके बाद हेमचंद्र आया। हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्वन नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, अब देखिए मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में इस बात का उल्लेख किया है कि मगध में कभी भी अकाल नहीं पड़ते। भारत में कभी भी अकाल नहीं पड़ते हैं। किसने कहा? मेगास्थनीज। क्यों? मतलब किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जिसने यात्रा की, यानी मेगास्थनीज, ये कहता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते हैं। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए कि गुप्त काल, यानी इस काल के बहुत बाद के काल का एक लेखक, एक प्रसिद्ध जैन विद्वान है हेमचंद्र ने ये लिखा है अपनी ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मगध में 12 वर्ष का एक लंबा अकाल पड़ा। ठीक है, 12 वर्ष का एक लंबा अकाल पड़ा। वो कौन लिखता है? हेमचंद्र। किसमें? परिशिष्ट पर्वन नामक अपने ग्रंथ में। और किसके समय बताता है? ये ध्यान रखिएगा, वो बता रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अब आप सोचो कि मेगास्थनीज जो इस कालक में आया था, जो समकालीन परिस्थितियों का दृष्टा था, वो ये कहता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते हैं। लेकिन जो बहुत बाद के काल में लिखा था हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्वन, वो कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मगध में 12 वर्ष का लंबा अकाल पड़ा। तो अब किसकी बात सही हो? ये कह रहा है अकाल नहीं पड़ता, ये कह रहा है अकाल पड़ता था और 12 वर्ष का लंबा अकाल पड़ा। तो अब दोनों में बात किसकी सही होगी? तो कॉमन सेंस के आधार पर देखा जाए तो जो इस काल का होगा वही तो अच्छा से बता सकता है ना। आप मेरे बारे में जितना अच्छा बता सकते हो, 100 साल के बाद जो लिखेगा मेरे बारे में अगर सपोज दैट, तो फिर क्या वो अच्छा से बता सकता है या आप बता सक रहे हो? तो जाहिर सी बात है आप बताएंगे। 100 साल के बाद जो भी बताएगा वो पढ़ी पढ़ाई बातें बताएगा, सुनी सुनाई बातें बताएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप जो कहोगे आपकी बातों का भरोसा ज्यादा होगा। तो यहां पे मेगास्थनीज की बात का भरोसा ज्यादा दिख रहा है बनिस्पत की हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन की। लेकिन अब क्या हुआ, बहुत दिनों तक ये हौज पौज की स्थिति बनी रही और यही माना जाता रहा या यही माना जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में अकाल नहीं पड़ते थे। लेकिन क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का एक अभिलेख मिला सोहगोरा। चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेख मिला है सोहगोरा, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा महास्थान अभिलेख। ठीक है, सोहगोरा व महास्थान अभिलेख, ये सब याद रखिएगा। ये सोहगोरा जो है गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है, जबकि महास्थान जो है बोगरा जिला बांग्लादेश में। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के इन दोनों स्थानों से प्राप्त जो अभिलेख है, ठीक है, इस अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है? इस अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि अकाल की परिस्थितियों में, ठीक है, अकाल की परिस्थितियों में मौर्यकालीन प्रशासन ने उत्पीड़ित जनता के लिए, ठीक है,
पीड़ित जनता के लिए कौन से जो है राहत भरे कार्य किए। ठीक है, कौन कौन से राहत भरे कार्य किए, इस बात की जानकारी सोगोरा व महास्थान अभिलेख से मिलती है। और यह अभिलेख का संबंध किससे? चंद्रगुप्त मौर्य। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेख ये कहता है कि हमने उस अकाल की स्थिति में हमने अकाल पीड़ित जनता के लिए किस तरह के राहत भरे कार्य किए। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि वहां पे अकाल पड़ा है और मौर्यकालीन प्रशासन ने बड़ी तत्परता से काम किया है। और इसकी जानकारी जो है वो क्या देता है? चंद्रगुप्त मौर्य खुद अपने एक अभिलेख में देता है। इसका मतलब क्या हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य का जैसे ही अभिलेख मिला वैसे ही मामला पूरा का पूरा पलट गया और अकाल पड़ते थे। और ये कौन सी बात सही है? ठीक है, अकाल पड़ते थे और किसकी बात सही हो जाएगी? वो बात सही हो जाएगी हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन वाली बात सही हो जाएगी। ये सही हो गया और ये क्या हो गया? गलत हो गया। यानी मेगास्थनी जो उसके काल का था, समकालीन था, उसकी बात गलत सिद्ध हो गई जैसे ही आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के रूप में सोगोरा और महास्थान अभिलेख मिला। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब क्या हो गया? ये तो हो गया आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, इसको हम कहेंगे अभिलेख वगैरह को आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। लेकिन परिशिष्ट पर्वन जो है वो लिटरेरी यानी साहित्यिक स्रोत हो जाएगा। तो साहित्यिक प्लस आर्कियोलॉजिकल दोनों ने मिलकर यह प्रूफ कर दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में अकाल पड़ता था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। और ये मौर्य काल में आप समझ जाइए कि पहली बार साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य मिलकर इस युग के इतिहास की रचना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। तो ये भी एक विशिष्ट बात है। पहली बात क्या बताया कि भारत का साम्राज्य काफी विस्तृत हुआ और अशोक के समय तक जाते जाते भारत का जो शासन है, भारत का जो साम्राज्य है, अपनी प्राकृतिक सीमा को प्राप्त कर लेता है अशोक के कलिंग विजय के साथ ही। एक तो पहली विशेषता, इतने विशाल साम्राज्य की स्थापना कोई और काल में जो है नहीं हो सका। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताई कि मौर्यकालीन शासकों ने न सिर्फ विशाल साम्राज्य की स्थापना की बल्कि उस विशाल साम्राज्य में उसने बेहतर शासन प्रशासन देने की जो है वो कोशिश भी की। तीसरी इंपॉर्टेंट बात हमने बताई कि यह जो काल था यह प्राचीन भारत के इतिहास का पहला ऐसा काल था जिस काल के साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। क्लियर हो गया ना? तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट जो बात है वो नेक्स्ट बात हमें क्या समझना है। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या है, ये एक समझना है कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हम बाद में करेंगे जब हम साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य बात करेंगे। फिलहाल देखिए हमने जो है नेट से ये देखा कि पंचमार्ग्ड, ठीक है, ये थोड़ा सा जो है ये गलत यहां पे लिख गया नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये वास्तव में जो है ये क्या है? पंचमार्ग्ड क्वाइंस है। ठीक है, ये जो है ये पोर्शन वास्तव में जो है ये गलत है। ठीक है ना, ये गलत लिख गया, हम ही ने लिखा है। ठीक है ना, लेकिन हमने कुछ गलत लिख दिया। ठीक है, ये जो है पूरा हमने इंटरनेट से निकलकर जो है इसको हमने क्रिएट किया है। तो देखिए ये सारे जो सिक्के हैं ना, ये सिक्के जो है पंचमार्ग्ड क्वाइंस कहलाते हैं। ठीक है, पंचमार्ग्ड क्वाइंस के बारे में जान लीजिए कि हमने आपको ये बताया था सिंधु घाटी सभ्यता में किस तरह से आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता था, यानी जो वस्तुओं का लेन देन है वो कैसे होता था। क्या वहां पे मॉनेटरी इकोनॉमिक सिस्टम था? क्या मौर्य काल, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के किसी पुरास्थल से मुद्राओं के यानी करेंसीज के किसी तरह के कोई प्रमाण मिले? क्या कोई सिक्के के प्रमाण मिले? नहीं मिले। ठीक है, कुछ मुहरें बहुत भारी संख्या में मिली है। तो बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं कि इन मुहरों का प्रयोग ही वे लोग जो है वो क्या है कि मुद्रा यानी क्वाइंस के रूप में करते थे। लेकिन इस संबंध में प्रचलित मत यही है कि ये सारी जो मुहरें हैं वो वस्तुओं की गुणवत्ता और फिर उसके स्वामित्व के निर्धारण के लिए जो है वो किया जाता था। जो मुहर मतलब हो गया जो मुहर का प्रयोग हम लोग आज करते हैं ना, तो उस मुहर का प्रयोग जो है उस काल में होता था वस्तुओं की गुणवत्ता और उसके स्वामित्व के निर्धारण के लिए। लेकिन उसका प्रयोग सिक्कों के रूप में नहीं होता था और सिक्कों के किसी अन्य तरह के प्रमाण भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले। तो इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम के आधार पर अपनी आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया करते थे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जब हम वैदिक काल की बात करते हैं तो क्या उस काल में किसी तरह के सिक्कों के चलन की जानकारी मिल पाती है? हमने आपको बताया कि
निष्क नामक एक शब्दावली का एक शब्द जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। तो बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि वो निष्क ही सिक्का था सोने का, ठीक है, लेकिन इस संबंध में प्रचलित मत यही है कि निष्क जो है वो सोने का सिक्का ना होकर बल्कि गले में पहना जाने वाला सोने का एक कीमती हार था। अ प्रेसियस गार्लैंड मेड बाई गोल्ड था, क्या, निष्क था। और ये निष्क जो है वो क्या है कि हार था, ऑर्नामेंट्स था, ना कि कोई क्वाइंस था, जिसका प्रयोग कभी किसी वस्तु, किसी कीमती वस्तु के लेन देन में कर लिया गया, ठीक है। किसी कम, तो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि आपके पास सोना है तो आप गिरवी रखकर आप उसके बदले में लोन ले सकते हो, कैश प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारे मॉर्गेज रख देते हैं। तो कहने का मतलब है कि मॉर्गेज में रख देना और अपनी जरूरत, अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान कर लेना वो अलग चीज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सिक्का है। ऋग्वेद में जो है ये कहा गया, कौन हमारे इंद्र की प्रतिमा को 100 गायों में खरीदेगा, तो क्या गाय वहां पे मुद्रा हो जाएगा? क्या गाय जो है करेंसीज हो जाएंगे? करेंसीज नहीं होंगे। भले ही कभी कभार हम ये कह सकते हैं कि भाई तुम जो है मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हें एक गाय दूंगा, ठीक है, मेरे पास कैश नहीं है, मैं गाय दूंगा। तो वो आदमी भी लगा कि चलो गाय की जरूरत है, हमें दूध चाहिए बच्चों के लिए, तो वो कह के कहा कि ठीक है, डन कर दिया। तो ये गाय विनिमय का माध्यम तो बन गया, लेकिन गाय कोई करेंसी तो होगा नहीं। तो सेम चीज यहां पे है कि निष्क गले में पहना जाने वाला सोने का एक कीमती हार था, जिसका प्रयोग कभी किसी कीमती वस्तुओं के आदान प्रदान में कर लिया गया। इसलिए कुछ लोगों को भ्रम हो गया कि निष्क जो है वो क्या है कि सिक्का है, लेकिन वास्तव में निष्क जो है सिक्का ना होकर बल्कि गले में पहना जाने वाला सोने का एक कीमती हार था, ठीक है। तो इस बात को समझ में आ गई बात कि यहां पर जो है ये हो गया। इसके बाद देखिएगा बौद्ध युग में, यानी ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक युग में ये दो ऐसे युग हैं जहां पर सिक्कों के चलन की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, 6th सेंचुरी BC आया, बौद्ध युग आया। आपको पता होगा कि उस काल में भारत के इतिहास में पहली बार 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, 5वीं शताब्दी 5th सेंचुरी BC में, ये ध्यान रखिएगा, 5th सेंचुरी BC, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के इतिहास में पहली बार शताब्दी ईसा पूर्व में पहली बार भारतीय इतिहास के ज्ञात ओल्डेस्ट क्वाइंस आहत मुद्रा, ठीक है, आहत मुद्रा जिसको इंग्लिश में कहते हैं पंचमार्ग्ड क्वाइंस, ठीक है, आहत मुद्रा। तो भारत के इतिहास में सबसे पहली बार जिन सिक्कों का प्रयोग किया गया वो आहत मुद्रा कहलाया। ज्ञात ओल्डेस्ट, ज्ञात प्राचीनतम सिक्के, भारत के इतिहास के ज्ञात प्राचीनतम सिक्के, नॉन ओल्डेस्ट क्वाइंस ऑफ इंडिया, वो है आहत मुद्रा, ठीक है। आहत मुद्राओं का प्रयोग 5th सेंचुरी BC में, ये आप समझ जाइए, ये बौद्ध युग था, ठीक है, ये बौद्ध युग था। इसी काल में जैन और बौद्ध जैसे धर्मों का उदय हुआ, इसी काल में सेकंड अर्बनाइजेशन हुआ, ठीक है। जब नगरीकरण हुआ तो नगरीय अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए सिक्कों की आवश्यकता महसूस हुई और इसी के परिणाम स्वरूप फिर क्या हुआ, भारतीय इतिहास के ज्ञात ओल्डेस्ट क्वाइंस आहत मुद्राओं का प्रयोग जो है वो क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इन आहत मुद्राओं को बड़े पैमाने पर पहली बार, अगर सवाल ये पूछा जाएगा कि बड़े पैमाने पर आहत मुद्राओं का बड़े पैमाने पर प्रयोग पहली बार कौन से काल में हुआ, मौर्य काल में, ठीक है, मौर्यन पीरियड में हुआ। और आहत मुद्राओं का प्रयोग क्यों बड़े पैमाने पर हुआ, तो आपको मालूम है कि 5th सेंचुरी BC में जो हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश के जो शासक थे, उन शासकों के समय में साम्राज्य कितना बड़ा था। आपको मालूम है गांधार, कंबोज तो आ ही नहीं पाया। दक्षिण भारत में जो है क्या है, अशमक के नीचे आप जा ही नहीं पाए। इसके बाद इधर अंग के बाद यानी बिहार के बाद उस एरिया में जा नहीं पाए, ठीक है। नेपाल वगैरह का कहीं कोई अवस्थिति नहीं है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के क्षेत्र में गए नहीं आप। तो ये क्या दिखा रहा है कि उस काल में सीमित क्षेत्र था, तो सिक्कों का चलन भी सीमित क्षेत्र में होगा। लेकिन जब साम्राज्य बड़ा हो गया तो उसके उपयोग का
यानी कि जो आहत मुद्रा है उसके प्रयोग का भी जो है जो क्षेत्र है वो बढ़ जाएगा, वो टेरिटरी बढ़ जाएगा। तो यहां पर ये इतिहास में जानकारी रखिएगा कि भले ही जो आहत मुद्रा है उन आहत मुद्राओं के प्रयोग का जो दौर है, जो सिलसिला है, वो 5th सेंचुरी बीसी में बौद्ध युग में जब द्वितीय नगरी क्रांति हुई थी उस काल में जो है वो क्या है कि प्रारंभ हुआ। लेकिन उसका पहली बार आहत मुद्राओं का पहली बार बड़े पैमाने पर प्रयोग जो है वो कौन से काल में होता है? मौर्य काल में होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस प्रकार ये हो गया आहत मुद्रा। और आहत मुद्रा की अवस्थिति जो है उसका अगर तस्वीर देखना है तो वो तस्वीर देखकर इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि इसका कोई निश्चित आकार प्रकार नहीं था। ठीक है, और ये मुख्य रूप से चांदी के होते थे, इसका कोई निश्चित आकार प्रकार नहीं होता था, कला के दृष्टिकोण से बहुत खूबसूरत भी नहीं होता था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहां पर सिक्कों को सांचे में ढालने की अभी कोई व्यवस्था नहीं थी, बस सिर्फ इतना था कि सिक्कों का चलन प्रारंभ हो गया। अब वो सिक्का कला के दृष्टिकोण से सुंदर बन रहा है अथवा नहीं बन रहा है इससे कोई मतलब नहीं था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिएगा कि इसमें कहीं पर भी जारी करने वाले शासकों के तस्वीरों का अंकन नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, अन्य महत्वपूर्ण बात देखिएगा कि इसमें तारीख का मेंशन नहीं है, यानी कब जारी किया, जारी करने वाले शासक कौन थे, इस संबंध में किसी तरह की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, कुछ नहीं तो कुछ तो है, जो भी है उतना ही से हमें काम चलाना है। तो इन सिक्कों से क्या होता है कि जानकारी क्या मिलती है कि एक तो चांदी का अगर सिक्का है तो उसमें यह देखा जाता है कि उसमें मिलावट कितना है। अगर उसमें शुद्धता ज्यादा है तो इसका मतलब है राज्य की माली हालात अच्छे होंगे। अगर सिक्के हैं लेकिन उसमें मिलावट ज्यादा है तो इसका मतलब है राज्य की माली हालात जो है वो अच्छे वो खराब है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिएगा कि गुप्त काल का जो सिक्का था सोने का, वो सोने का सिक्का सबसे ज्यादा गुप्त काल में जारी किया गया। सबसे पहली बार सोने का सिक्का हिंद यूनानियों ने, सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का वो कुषाणों ने जारी किए। लेकिन गुप्त काल में सोने का सिक्का सबसे ज्यादा जारी हुआ, सबसे ज्यादा तो जारी हुआ लेकिन वो उतने शुद्ध नहीं है जितने कुषाण कालीन सोने के सिक्के। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कुषाणों के समय में हमारे रोमन साम्राज्य के साथ संबंध बहुत ही अच्छे थे। आपको यह भी पता होगा कि कुषाण वंश का जो शासक कनिष्क था वो भारत का इतिहास का इकलौता ऐसा शासक था जिसने मध्य एशिया से गुजरने वाला जो कह सकते हैं कि जो रेशम मार्ग था उस रेशम मार्ग पर जाकर अपना नियंत्रण स्थापित किया और उसके लाभ से हिंदुस्तान को जोड़ दिया था। यही जो है देखिए वही जो रेशम मार्ग है ना, इसी को रिवाइव कर चाइना जो है वो क्या कर रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का वन रोड वन बेल्ट का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को लाने की कोशिश कर रहा है। और वो जो रेशम मार्ग है जो प्राचीन काल में चीन को जो है पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ जोड़ता था, ठीक है, वो जो कि बाद में डिस्टर्ब हो गया हुणों के आक्रमण की वजह से। चाइना क्या कर रहा है, उस गौरवशाली जो मार्ग था उस मार्ग को फिर से वो डेवलप करना चाहता है और उसी का कॉन्सेप्ट वन रोड वन बेल्ट का दिया है और जिसके तहत जो है एक सड़क ऐसी बननी है जिससे दुनिया के विभिन्न देशों को जो है जोड़ा जा सके। ठीक है, तो ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट। तो क्या हुआ कि कुषाणों के समय में रोमन साम्राज्य के साथ हमारे संबंध अच्छे थे और व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था, सोना और चांदी हिंदुस्तान आता था, तो मात्रा सोने और चांदी की ज्यादा थी। तो ज्यादा जब आपके पास सोना और चांदी होगा तो आप क्यों उसमें मिलावटी सोने का सिक्का आप क्यों मतलब जो है प्रयोग करेंगे, क्यों मिलावटी जो है सोने का जेवरपन हो गया। प्योर फॉर्म का जो है गोल्ड का जो है वो क्या है कि सिक्के आप जो है सिक्के का प्रयोग करेंगे और साथ में आप क्या करोगे, आप जो है कहीं ना कहीं वैसे आभूषणों का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो इन सिक्कों से क्या होता है कि इस तरह की कुछ जानकारियां प्राप्त जो है वो हो जाती है। ठीक है, और देखिए ये है, इसको कुछ और जो है सिक्के देख सकते हैं, ये सारे जो है सिक्के हैं जो विभिन्न आकार प्रकार के हैं, कोई निश्चित रूप नहीं है, निश्चित आकार नहीं है, बस उसको लाया और उसमें मार्क वर्क करके उसको जो है मतलब जो है इसका प्रयोग स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो बात है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड। ये भारत के इतिहास में सबसे पहली बार इसका प्रयोग भी जो है मौर्य बौद्ध युग में हुआ। बौद्ध युग में हुआ था 6th सेंचुरी बीसी में कह सकते हो, जब सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो है काले उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड का जो है प्रयोग प्रारंभ हुआ और प्रयोग प्रारंभ हुआ और इसके साथ ही जो है वो क्या होता है
कि ये एक नए प्रकार का जो ये मृद भांड था, ये उत्तर वैदिक काल तक जाते जाते जो है, सॉरी वो कह सकते हैं कि मौर्य काल में जाकर इसका प्रयोग बहुत ही व्यापक हो जाता है। और प्रयोग व्यापक हो जाने का रीजन क्या है, वही हमने बताया जो आहत मुद्रा के साम्राज्य इतना बड़ा हो गया, तो जहां पर भी होगा ये चीजें उतने दूर दूर तक फैलेगी। तो भारत के इतिहास में सबसे पहली बार उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड आहत मुद्राओं की तरह ही जो है वो किस में प्रयोग हुआ था, वो प्रयोग हुआ था आपका 5th सेंचुरी बीसी में, लेकिन उसका बड़े पैमाने पर प्रयोग मौर्य काल में। तो ये इसके साथ भी है, उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड का प्रयोग के दृष्टिकोण से भी मौर्य काल प्राचीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। ठीक है, और इसका जो विस्तार है वो विस्तार आप देख सकते हो, ये जो है इधर पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र है, इधर जो है दक्षिण भारत में केरला तमिलनाडु वगैरह को छोड़ दिया जाए तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र से उधर बांग्लादेश के क्षेत्र तक, इधर नेपाल वगैरह का भी कुछ हिस्सा, तो ये सब जो है वो क्या है कि इसका विस्तार क्षेत्र था। ठीक है, अब देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कला के दृष्टिकोण से हमने बताया कि मौर्य काल का प्राचीन भारत के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है, और ये कला के मतलब एक तरह से नियामक सिद्धांतों का इन्होंने जो है क्रिएशन किया, और जिसका अनुपालन बाद के बहुत सारे शासन काल में जो है वो किया भी गया। और आप देखिएगा ये जो है अशोक है, प्राचीन भारत के इतिहास में कह सकते हैं कि अभिलिखित जो वस्तुएं हैं वैसे प्रमाण बहुत बहुत मिले हुए हैं, लेकिन अपनी नीतियों को आम जनों तक पहुंचाने के लिए अभिलेखों का प्रयोग करने वाला भारत का पहला वास्तविक शासक सम्राट अशोक था। और सम्राट अशोक ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अभिलेख जारी किए, इंस्क्राइब्ड क्या है कि बातें लिखवाई, जो घोषणाएं की जाती थी राज्य की जनता के लिए वो सब उसने लिखवाया, और उसको भिन्न भिन्न रूपों में लिखवाया, कहीं चट्टानों पे लिखवाया, कहीं पिलर्स पे लिखवाया, कहीं गुफा की दीवारों पर लिखवाया। ठीक है, तो जो पिलर पर लिखवाया गया उसको स्तंभाभिलेख कहा गया, उसको पिलर इंस्क्रिप्शन कहकर पुकारा गया। ठीक है, और वो जो है ये ध्यान रखना है कि पिलर इंस्क्रिप्शन ये जो है वो अशोक का जो है वो क्या है कि जो स्तंभ अभिलेख है उसमें एक सारनाथ में प्राप्त जो अशोक का स्तंभ है उसमें जो है वो क्या है कि उसको अगर आप ऐसे देखिए कि अशोक का जो स्तंभ है वो जस्ट लाइक आप इस तरह से देखिए कि वो जो है वो क्या है कि एकदम सीधा, और सबसे बड़ी बात देखिए इसकी तुलना ईरानी स्तंभों से की जाती है। और ईरानी स्तंभ जो है, और इसमें फर्क क्या है कि ये जो ईरानी स्तंभ है ना, ये ईरानी स्तंभ ये देखिए मकान इधर से बनता हुआ आ रहा है, इसके ऊपर जो है बन, यानी कि ये जो पिलर्स है इस पिलर्स का प्रयोग जो है मकान की छत को सपोर्ट देने के लिए किया जाता था। लेकिन अशोक का जो पिलर था वो पिलर क्या है कि वो सबसे बड़ी बात है खुले आसमान के नीचे उसे लगाया जाता था, और ये जो हिस्सा होता था ये कला के दृष्टिकोण से भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो क्या है कि पार्ट होता था। तो ये जो है इसमें कंपैरिजन हम आपको बताएंगे इसमें। ठीक है, हालांकि ये मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से अलग से हमारी कला और संस्कृति पर एक क्लास मैं अभी लेने वाला हूं, फिलहाल अभी कुछ दिनों के बाद स्टार्ट करूंगा वो क्लास। लेकिन ये कला के दृष्टिकोण, चूंकि कला और संस्कृति प्राचीन भारत नहीं पूरे सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो क्या है कि रोल लगता है। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे चूंकि मौर्य काल पढ़ाऊंगा तो इस काल में थोड़ा सा तो हमें जानकारी देनी ही पड़ेगी। तो ये है, ये जो है ईरानी स्तंभ में क्या है कि मकान के छत को सपोर्ट देने के लिए पिलर्स बनते थे। लेकिन अशोक ने जो पिलर्स खुदवाए, ठीक है, जो पिलर्स लगवाए वो खुले आसमान के नीचे होता था, और कला के दृष्टिकोण से ये हिस्सा काफी महत्वपूर्ण होता था। और इसी में जो है सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है आपको मालूम है वो सारनाथ म्यूजियम में है, और इसको जो है इसको एक नेशनल एम्बलम के रूप में बाद में जो है वो क्या कि अपनाया गया हिंदुस्तान में। ठीक है, तो ये जो है वो किस काल में बना, मौर्य काल में बना, तो इस वजह से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हमें जो है वो क्या है कि ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कला में एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि मौर्यकालीन शासक सम्राट अशोक वो क्या है कि कलिंग युद्ध के पहले शैव धर्म का उपासक था, जैसा कि कलहण की राज तरंगिणी ने जो है वो क्या है कि जानकारी दी है। लेकिन क्या हुआ, कलिंग युद्ध में युद्ध की विभीषिका को देखकर उसका मन द्रवित हो उठा और फिर वो बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपना लिया तो बौद्ध धर्म के लिए बहुत सारे कार्य किए।
वो कार्य जो है आप बहुत सारी बातों का आप जानते होंगे, ठीक है, कि तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। तीसरी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म के इंटरनेशनलाइजेशन में, उसके अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभिन्न प्रचारकों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भेजा। खुद अपनी पुत्री चारुमती के साथ नेपाल गया। अपने पुत्र, अन्य पुत्र और पुत्रियां महेंद्र संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। तो बौद्ध धर्म के बहुत सारे कार्य किए। और इसी क्रम में उसने क्या किया, उसने महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए कुछ जो महत्वपूर्ण स्थल थे, जिसको धम्म यात्रा कहता था, उन स्थलों की यात्रा करता था, ठीक है, यात्रा करता था, वहां जाता था, ठीक है। तो इसके बाद बहुत सारी जगहों पे इसने स्तूपों का निर्माण कराया। ये कहा जाता है कि जब महात्मा बुद्ध की डेथ हुई तो उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ कि उनके शरीरावशेष को प्राप्त करने के 8 दावेदार हो गए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि 8 दावेदार हो गए। सब ने कहा कि नहीं, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है। तो द्रोण नामक एक ब्राह्मण जो है उसमें मध्यस्थता की, और मध्यस्थता करके ये कहा कि किसी का अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है। और वो जो अवशेष था शरीर को, मतलब महात्मा बुद्ध की डेड बॉडी को जलाने के बाद जो एशेज यानी राख बचे थे, उसको 8 बराबर भागों में बांट दिया गया। और क्या हुआ कि उन 8 जो दावेदार थे उन्होंने अपने हिस्से पर जो है स्तूपों का निर्माण कराया, ठीक है, स्तूपों का निर्माण कराया। फिर जब अशोक शासक बना तो ऐसा कहा जाता है कि उन 8 स्थानों से जो भी वहां पे एशेज रखे हुए थे, जो राख, जो बुद्ध के अवशेष रखे हुए थे, उन 8 स्थानों से प्राप्त जो अवशेष थे, उन अवशेषों को प्राप्त कर लिया, यानी वहां से निकाल लिया, और उस पर 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, ठीक है। ये जो है, और इसको बाद में ऐसा कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने तुड़वा दिया था, लेकिन उसके बारे में डिस्कशन अलग के मुद्दा है। इससे यहां पर यह पता चलता है कि अशोक ने स्तूपों का भी निर्माण कराया। और उसी में से यह ध्यान रखिएगा कि उसका एक बहुत ही प्रसिद्ध निर्माण है सांची का स्तूप। लेकिन सांची का जो स्तूप अभी दिख रहा है ना, यह वास्तव में शुंगों के समय में आया, ठीक है, ये शुंगों के समय में इसका वजूद आया। अशोक के समय में जो सांची का स्तूप था वो अपेक्षाकृत सामान्य था, साधारण था, लेकिन जैसे ही पुष्यमित्र शुंग के समय में, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, इसके आकार को दोगुना किया गया, इसके आकार को और भी भव्य जो है बनाया गया। इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और इसमें ये ध्यान रखिएगा, ये यूनेस्को द्वारा संरक्षित स्थल है, ठीक है। ये जो हिस्सा है, ये जो स्थल है, ये यूनेस्को द्वारा संरक्षित स्थल है, सांची का स्तूप है। और सांची स्तूप का सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए, उसका तोरण द्वार है। और तोरण द्वार पर जिस तरह से नक्काशी की गई है, जितना खूबसूरत कला के दृष्टिकोण से जितना सूक्ष्म कलाकारी की जा सकती है, यह दिखाता है कि उस काल के जो लोग थे, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपेक्षाकृत सीमित संसाधन होने के बावजूद भी कला के क्षेत्र में निस्संदेह उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया। ये अपने आप में इतिहास के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण जो है वो क्या है कि हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि भारत के इतिहास में मौर्य काल का जो महत्व है वो महत्व क्या है। तो हमने आपको बताया कि इस काल के इतिहास की जानकारी के साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोत जो है बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इसके बारे में अभी और बहुत सारी बातें आपसे करनी है। ये तो एक प्रारंभिक परिचय हमने आपको दिया कि मौर्य काल प्राचीन भारत के इतिहास में क्या महत्व रखता है, और उसका ना सिर्फ प्राचीन भारत के इतिहास में बल्कि जो है आधुनिक भारत, इसमें और बहुत सारी ऐसी बातें आप देखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा कि जो 6th सेंचुरी या 5th सेंचुरी बीसी में जिस जैन और बौद्ध धर्म का उत्कर्ष हुआ, उद्भव हुआ, वो इस काल में क्लाइमेक्स पे पहुंचेगा। एक तरह से इस काल में बहुत चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का उपासक था, अशोक बौद्ध धर्म का, इसके बाद आजीवक मत का बिंदुसार था, इसके बाद जो संप्रति था वो जैन धर्म का था, दशरथ जो है आजीवक मत का था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। साथ में जो है हम लोग देखेंगे कि मौर्यकालीन शासक में सम्राट अशोक ने जो है धम्म नीति का प्रतिपादन किया, तो वो किन परिस्थितियों में पारित हुआ, किस वजह से उसने पारित किया, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात है अशोक के जो अभिलेख है, अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है वो महत्वपूर्ण है। देखिए स्रोत के रूप में बहुत सारे हैं, ढेरों जो है, सैकड़ों जो है, आप कह सकते हो सैकड़ों, वो क्या है कि एक मतलब उसके एविडेंसेस, उसके सोर्सेस है। लेकिन क्या है, ठीक है, लेकिन क्या है कि मुख्य सोर्सेस की हम लोग अगर देखें, जिससे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, वो हो गया मेगास्थनीज का इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र,
और तीसरा हो जाएगा अशोकाभिलेख। ये तीनों का हम लोग डिटेल में जो है बात करेंगे। अशोक अभिलेखों का जो क्लासिफिकेशन है उसको समझेंगे, जो हमेशा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन मैं आपको इस तरह से बताऊंगा, उसको डायग्रामेटिक वे में इस तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि वो आपके समझ में आसानी से आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी जो बातें हैं आज की क्लास में हमने जो इसका प्रस्तुतिकरण किया, एक सामान्य जो समझ विकसित करने की कोशिश की, वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मौर्य कौन थे, फिर वीडियो में बात करेंगे जो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी के जो स्रोत हैं वो स्रोत क्या है। इस तरह से हम लोग क्रमशः आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। और आप सब क्या करिए कि आप सब जो है वो क्या है कि जो बुक्स हमने प्रोवाइड किए हैं, जो एडमिशन ले चुका है, ठीक है ना, जो एडमिशन बच्चे ले चुके हैं और जिनके पास अगर पब्लिक डोमेन में जाता भी है तो बहुत सारे बच्चों के पास हमारी किताबें अगर होंगी तो किताबों को मौर्यकाल को पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और फिर जैसे जैसे विषय आगे बढ़ता जाएगा आप खुद ब खुद देखिएगा कि मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इसको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जैसा एज यूजुअल मैं हमेशा से करता रहा हूं। अब चूंकि डिजिटल बोर्ड है तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब और भी अंदाज बदल सकते हैं हम अपने पढ़ाई और पढ़ने के तरीके में, पढ़ाने के तरीके में। तो वो मैं लगातार एक्सपेरिमेंट करता रहूंगा ताकि आप में विषय के प्रति ना सिर्फ रुचि बनी रहे बल्कि बातों को समझ भी जो है आसानी से उसकी विकसित हो सके। यही हमारी कोशिश रहती है। उम्मीद करता हूं कि ये पेशकश हमारी पसंद आई होगी और अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स ज़रूर लिख दीजिए। शायद अब आज के इस ऑनलाइन के दौर में कमेंट्स ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे हम और आप एक दूसरे से संवाद स्थापित कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।